दोस्तों हम दूसरी क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं, जिसके अंदर हम व्यंजन के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बताने वाले हैं। सबसे पहले व्यंजन मतलब क्या होता है, वॉवेल मतलब कंसोनेंट मतलब क्या है। व्यंजन का मतलब होता है अपूर्ण उच्चाराचे वर्ण, जिसका प्रोनाउंसिएशन पूरी तरीके से नहीं होता उसको व्यंजन बोलते हैं। फिर से समझा रहा हूँ, स्वर का उच्चार पूरी तरीके से होता है इसलिए उसको पूर्ण उच्चाराचे, स्वर को बोलते हैं पूर्ण उच्चाराचे और स्वतंत्र वर्ण। लेकिन ये जो रहते हैं व्यंजन वो अपूर्ण उच्चार रहते हैं, इसका फुल प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। इसका अगर फुल प्रोनाउंसिएशन करना है, इसका पूरा उच्चार करना है, इसको पूरी तरीके से बोलना है तो व्यंजन को हमेशा, कंसोनेंट को हमेशा वॉवेल की मदद लेना पड़ता है। इसीलिए इसे हम अपूर्ण उच्चाराचे बोलते हैं, बिना पूरा उच्चार किए हुए। सवाल ये भी बनता है कि व्यंजन को क्या बोलते हैं, तो व्यंजन को बोलते हैं अपूर्ण उच्चाराचे वर्ण। इसके बाद है, इसके साथ ही जिह्वेचा स्पर्श हो, मतलब जिस वर्णों का, जिस ध्वनियों का, जिन आवाज़ों का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त ये जो जीभ है ये अंदर के मुंह के अदर हिस्सों से जब टकराएंगी, स्पर्श होगा तो इसे व्यंजन बोलेंगे, और जब नहीं टकराएंगे तो उसे स्वर बोलेंगे, आपको पता है। उसके बाद है स्पर्श व्यंजने कौन सी है। स्पर्श व्यंजने हम किसको बोलते हैं कि जिसमें स्पर्श मतलब किसका स्पर्श, जीभ का स्पर्श, मुंह के अदर हिस्सों से जब जीभ का स्पर्श होगा, कांटेक्ट होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम। जीभ हमारी जब अदर हिस्सों से टकराएंगी उन लफ्ज़ों को बोलते वक्त उसे हम स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। कितने स्पर्श व्यंजन है मराठी में, मैंने यहाँ पे संख्या भी लिख के दिया है, तो आपको 25 है। कितने हैं मराठी में, 25 स्पर्श व्यंजन है। और वो आप कैसा याद करेंगे, 5-5 के पहाड़े के हिसाब से, यानी क का एक पहाड़ा उठा लेंगे और उसे कैसा पढ़ेंगे, क ख ग घ ड। च का पहाड़ा उठाएंगे, च छ ज झ त्र। ट का पहाड़ा उठाएंगे, ट ठ ड ढ न। त का पहाड़ा उठाएंगे, त थ द ध न। प उठाएंगे, प फ ब भ म। ऐसी तैयारी करना है। 25 याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस 5 ही याद करना है। क का ग्रुप, क के बाद च का ग्रुप, उसके बाद ट का ग्रुप, उसके बाद त का ग्रुप, उसके बाद प का ग्रुप। क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प। और क पकड़े कि क ख ग घ ड। उसके बाद च छ ज झ त्र। अच्छा, असल में वो त्र नहीं है, वो न उच्चार होता है उसका, बाद में समझेंगे उसे। उसके बाद है ट ठ ड ढ न। उसके बाद कौन सा ग्रुप है, त का ग्रुप, तलवार, त थ द ध न। उसके बाद कौन सा है, पतंग, प का ग्रुप, प प ब। फिर से समझा देता है एक बार ग्रुप। स्पर्श व्यंजन कितने हैं मराठी में, 25 है। उसे कैसे याद करेंगे, क फॉर कबूतर, कबूतर से करेंगे क ख ग घ। च फॉर चरखा, च से च छ ज त्र। चरखे के बाद ट फॉर टमाटर, ट ठ ड ढ न। त फॉर तलवार, त थ द ध न। प फॉर पतंग, प फ ब भ। ऐसा याद करना है, क च ट त प। क कबूतर, च चरखा, ट टमाटर, त तलवार, अन प। इसे ऐसा ही याद करना है, इसका सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। क पहले 2 नंबर पे, च चरखा 3 नंबर पे, टमाटर 4 नंबर पे, तलवार और 5 नंबर पे पतंग। तो इस तरीके से। उसके बाद है अर्धस्वर। अर्धस्वर के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर पहले समझाया था, ई और ई से बनने वाला य, ऊ से बनने वाला व, रू से बनने वाला र, लू से बना, स्वरों से बने हुए व्यंजन, वॉवेल की मदद से बने हुए कॉन्सोनेंट, उसे कहते हैं हम अर्धस्वर। कितने हैं, 4 है। य र ल। ऐसा सवाल पूछते हैं कि खालीलपैकी अर्धस्वर कोणते किंवा किती, अर्धस्वर 4 है। कितने हैं वो, 4 है। और वो कौन से हैं अर्धस्वर, सीधा सवाल पूछेंगे कि मराठीमध्ये खालीलपैकी कोणते अर्धस्वर आहे, तो आपको लिखना है य र ल व, ये चारों में से एक। कितने होते हैं, 4। अर्धस्वर को हम अंतस्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतस्थ, याद रखना, अंतस्थ। समझ रहे कि नहीं। उसके बाद है उष्मे। उष्मे जो होते हैं आपने पहले ही सुने, उष्मे मतलब एनर्जी क्रिएट होती है, सीक्रेट होती है उसमें, और या फिर उसमें ऊर्जा निर्माण होती है, या जीभ का घर्षण होता है, या फिर जीभ हमारी उसमें एक्सर्शन होता है जीभ का, तो उसे हम घर्षक बोलते हैं। उष्मे घर्षक कितने हैं, 3 है। कौन कौन से, उष्मे श श स, श श स। उसके बाद महाप्राण। महाप्राण का मतलब समझे थे हमने, महाप्राण कौन सा है, महाप्राण ह है, यानी कि हमारे फेफड़ों से जब हवा बाहर निकलेंगी, ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं ह जैसी, तो उसे कहेंगे महाप्राण वर्ण। उसके बाद है स्वतंत्र वर्ण। जिस वर्ण का उच्चार स्वतंत्र मतलब फ्रीली होता है, या फिर दूसरे लैंग्वेज से वो हमारे मराठी लैंग्वेज में आया हुआ है, तो उसे कहेंगे हम स्वतंत्र वर्ण। इसका दूसरा नाम है द्रविडियन वर्ण। कौन सा है, ड़। बाढ़ में जो ड़ रहता है ना, वो शाला है, शाला में का ड़, वो है ये स्वतंत्र वर्ण ड़। उसके बाद अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है नासिक, मतलब नाक, नाक से उच्चारित होने वाले, नाक से प्रोनाउंसिएट होने वाले, नाक से उसका उच्चारण होता है, नाक से प्रोनाउंसिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड, एक्चुअली ड नहीं है, इसका उच्चार कैसा होता है, न के जैसा। इसका उच्चार होता है बड़े न के जैसा, न। इसको न पढ़ते बोला, ड भले ही लिखने में समझने के लिए ड बोलो आप, लेकिन ये ड देखो इधर, ये नुक्ते वाला ड है, और इधर देखो आप ये ड, ये ड क्या है मालूम है, कि स्पर्श व्यंजन है, लेकिन अगर इसको नुक्ता लगा दिए तो ये क्या बन जाता है, अनुनासिक। याद रखना, एक नुक्ते से बहुत सारा डिफ्रेंशिएट हो जाता है।
तो एक नुक्ता अगर लग गया ड को तो वो अनुनासिक, नाक से निकलने वाला, और नुक्ता अगर निकाल लिए तो वो स्पर्श व्यंजन है, जीभ से, मुंह से निकलने वाला, समझे। तो नुक्ते वाला जो ड है उसे न पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, न पढ़ेंगे, ड। उसके बाद है त्र। देखो आप, ये जो त्र नहीं है, ये देखो गौर से देखो उसको, ये ऐसा गोल है, ऐसी एक रखील है, और ऐसा ये है ये, तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे, इसको भी न जैसा उच्चार होता है इसका भी न जैसा, आप बोलेंगे इसका भी न, हाँ बिल्कुल, इसका भी न और इसका भी न उच्चार होता है, लेकिन याद रखने के लिए आप त्र पढ़ते हैं तो पढ़िए। उसके बाद है न, इसको बोलते हैं बड़ा न। एक्चुअली बड़ा न छोटा न कुछ नहीं है इसमें, ह्रस्व दीर्घ, बस ये लिखावट इसकी ऐसी है, तो न है, नाक से होने वाला। उसके बाद नल का न और म, तो ड त्र न न, याद रखने के लिए मैं ड बोल रहा हूँ, ऐसा न न न न न न म, ऐसा है ये, तो ड त्र न न म, ऐसा याद रखो, ड त्र न न म, ड त्र न न म। आखिर वाले जो 5 रहते ना, वो 5 के पहाड़े के ग्रुप में लास्ट वाले 5, उसे हम अनुनासिक बोलते हैं, ड त्र न न म। उसके बाद है कठोर व्यंजन। कठोर व्यंजन कौन कौन से हैं, कठोर व्यंजन किसको बोलते हैं हम, कठोर व्यंजन यानी जिसका उच्चार करते टाइम में कठोरता निर्माण होती है, यानी कि उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं कठोर व्यंजन। और उसमें कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजनों के ग्रुप में से उठाए जाते हैं कठोर व्यंजन। शुरुआत के, वो पहाड़ी में जो शुरुआत के रहते हैं ना, क और उसके बाद का ख, जोड़ीदार, पहले 2 क ख। दूसरा पहाड़ा कौन सा है, च छ, तो च छ पहले 2। तीसरा पहाड़ा का है क्या, टमाटर का, ट ठ पहले 2। देखो क ख पहले 2 कठोर व्यंजन, उसके बाद दूसरा पहाड़ा च का, च छ पहले 2 कठोर व्यंजन, उसके बाद ट ठ पहले 2 कठोर व्यंजन, और उसके बाद त थ पहले 2 कठोर व्यंजन, और लास्ट में प फ। यानी वो उस पहाड़े में, यानी वो स्पर्श व्यंजनों में से पहले जो 2 की जुड़ियाँ रहती है शुरुआती, जैसे कि क के साथ लगा हुआ ख, च के साथ लगा हुआ च छ, उसके बाद ट के साथ लगा हुआ ट ठ, उसके बाद त के साथ लगा हुआ त थ, और प के साथ लगा हुआ प फ। तो क ख, च छ, ट ठ, प फ, इस तरीके से 2 4 6 8 10, ये क्या है, स्पर्श व्यंजनों के पहले के 2 व्यंजन क्या है, कठोर व्यंजन। उसी के साथ साथ जो हमारे उष्णता जिससे निकलती है, उष्मे जिसको बोल रहे थे हम, श श स, ये भी क्या है, कठोर व्यंजन है। इस तरीके से 10 2 के ग्रुप से 5 के पहाड़ों में बेपंचे 10 ये कठोर व्यंजन प्लस ये 3, ऐसे टोटल कठोर व्यंजन कितने हैं, 13। कितने कठोर व्यंजन है, 13, समझे। यानी उष्मे के साथ साथ ये ग्रुप के स्पर्श व्यंजनों में के 2। उसके बाद है मृदु व्यंजन। मृदु व्यंजन मतलब क्या होता है, मृदु मतलब नम्रता, जिस व्यंजन का उच्चार करते टाइम में ज़्यादा हमें शक्ति नहीं लगेगी, ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी, ज़्यादा हमें तकलीफ नहीं होंगी, उन व्यंजनों को क्या बोलेंगे हम, मृदु व्यंजन। आप देखिए मृदु व्यंजन कौन थे, पहले 2 क ख छोड़ दिया तो ग का उच्चार देखो कितने आराम से होता है, ग घ, ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। उसके बाद च छ छोड़ दिया तो ज झ, आसानी होती है इनका प्रोनाउंसिएशन करने में, इसलिए इसको मृदु वर्ण बोलते हैं, समझेंगे नहीं, मृदु व्यंजन। उसके बाद देखिए पहले ट ठ कठोर छोड़ दिए तो बचे क्या, फिर मृदु 2, अगले सिर्फ 2 ही बोला, 2 की जोड़ियाँ। फिर बाद में त थ कठोर छोड़ दिए, क्या आगे बचे हुए प फ मृदु, फिर प फ पहले छोड़ दो और ब भ मृदु, बस ऐसे याद कर लो डायरेक्ट, ग घ, च ज झ, ड ढ, द ध और ब भ, ऐसे 10 ये स्पर्श व्यंजनों में से 10 निकलते। उसके अलावा जितने भी स्वर है, अर्ध स्वर है, सारे के सारे काय में आएंगे, मृदु व्यंजन में आएंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत आसानी होती है। तो अब देखिए कठोर व्यंजनों को ही दूसरा नाम अघोष व्यंजन है, यानी ये घोषणा नहीं करते कठोर की। आप जैसा अगर किसी को बुरा ना लगे तो हम अगर मेल और फीमेल का कंपैरिजन इसके साथ किया जाए, कठोर यानी पुरुष और मृदु यानी स्त्री, ठीक है नहीं। तो पुरुष की खुशियात, पुरुष की इंसान के आदमी की खुशियात क्या होती है भाई, शक्ति, कड़कपना, कठोरपना। उसी के साथ क्या होता है, अघोष, वो कम बोलते हैं और एक्शन ज़्यादा लेते हैं, है कि नहीं, कम से कम बात करते हैं। उसके बाद श्वास, श्वास मतलब किसी भी कठोर व्यंजन, कठोर काम करने में हमें क्या होता है, श्वास आता है, सांस आता है। तो इसलिए इसका हम ऐसा समझ सकते हैं, कठोर व्यंजन को हम क्या बोल सकते हैं, श्वास व्यंजन, यानी सांस आने वाला। या फिर अघोष, वो घोषणा नहीं करते, अघोष का विलोट क्या होता है, अघोष, घोषणा कम करते हैं और एक्शन ज़्यादा करते हैं। उसके बाद स्त्री के जो भी रहते हैं, स्त्री में क्या रहती है, मृदुपना। दूसरी बात है, हर चीज़ को वो क्या करते हैं, उन्हें एक नाद होता है, एक जिद होती है, बराबर है कि नहीं। तो इसलिए हम उसे नाद व्यंजन भी समझ सकते हैं। इस वे से, इस ज़रिए से हम समझने में आसानी होगी। उसके बाद किसी भी चीज़, छोटी छोटी चीज़ों में वो क्या करते हैं, उस चीज़ को लोगों के सामने दिखावा करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, तो ये घोषणा करते हैं उस चीज़ की। तो इस तरीके से हमें समझना है। इसके लिए हमें पर्सनल नहीं होना है, बुरा नहीं मानना है, बस हमें समझने के लिए ये कुछ ट्रिक्स है, ये हमें समझ लेना है। मृदु मतलब जो घोषणा करते हैं, यानी बोलते फिरते हैं छोटी छोटी अचीवमेंट पे। और नाद मतलब किसी चीज़ की जिद होती है। और एज़ कम्पेयर टू कठोर में क्या होता है, कठोर मतलब श्वास आ जाता है, जिस चीज़ को करने में बहुत हमें मेहनत लग जाती है, श्वास आ जाता है, इसलिए इसको श्वास भी बोलते हैं। और अघोष मतलब ये घोषणा नहीं करते, बिल्कुल अपोजिट है। कठोर मतलब अघोष यानी मृदु मतलब घोष।
कठोर मतलब श्वास आणि अघोष अपना अघोष या फिर मृदु मतलब क्या होता है, नाद। तो इसके मुख्तलिफ ऐसे नाम हैं जो हमें पूछ सकते हैं पेपर में। और ऊष्मे को तो घर्षक भी बोलते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, मैंने बोला था। ऊष्मे को घर्षक भी बोलते हैं, घर्षक वर्ण। महाप्राण को महाप्राणी बोलते हैं। स्वतंत्र वर्ण जो है उसको द्रविडियन वर्ण बोलते हैं। उसके बाद अनुनासिक का दूसरा नाम परस वर्ण है। आप बोलेंगे अनुनासिक यानी नाक से डत्र नमो जो 5 है तो उसको परस वर्ण भी बोलते हैं। परस वर्ण यानी दूसरे वर्ण पे स्वार होने वाला, यानी दूसरे के ऊपर। अब जैसा कि ये ड है अनुनासिक, अब ये ड का इस्तेमाल कैसा होगा, ये ड के बदले क्या लेते वाले, अनुस्वार। अब ये अनुस्वार या बिंदु या अपन किसी भी अक्षर के ऊपर लिखते हैं, जैसे कि क है, कंगा है कि नहीं, इस पे ऊपर, कि वह घंटा, घंटा है। तो ये जो अनुस्वार आया हुआ है ये अनुनासिक का बन के आया हुआ है, समझे कि नहीं, इस तरीके से। तो अनुस्वार का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, अनुस्वार का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, ये अनुस्वार जो लिखते हैं ना हम, इसका प्रोनाउंसिएशन, ये अनुस्वार का प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, उच्चार कैसा होता है, स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। लेकिन जब ये अनुनासिक है, ये जो अनुनासिक है, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, अस्पष्ट। पहले बताया ना, क्योंकि नाक से बोले जाते ना, इनका प्रोनाउंसिएशन, अनुनासिक का प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, अस्पष्ट, अनक्लियर होता है। लेकिन अनुस्वार का प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, क्लियर होता है, खनखनित होता है। तो ये सवाल भी बना हुआ है कि अनुस्वार का उच्चार कैसा होता है, ये अगर नुक्ता दे दी जाए, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, तो आपको लिखना है स्पष्ट होगा। स्पष्ट मतलब कैसा है, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, अच्छी तरीके से बोला जाता है। लेकिन अगर इसे हटा दिया जाए और यहाँ पे ये देखिए न अनुनासिक लिया जाए, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, अस्पष्ट होगा। तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, वो समझना है आपको। टाइम कम है हमारे पास में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अंडरस्टैंड करना है, बस इसे याद कर लेना है सुन के, और बाद में इसके नोट्स जो भी होंगे तो हम इसके बाद में जैसा टाइम मिलेगा हमें, हम इसके टेलीग्राम चैनल बना के इस पर अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों बस इसे मुख्तलिफ सवाल इस पर बनेंगे, और भी एक थ्योरी है इसके पीछे की, वो हम समझेंगे। तो ये सवाल भी अगर आपने याद कर लिए तो डेफिनेटली इसमें से 2-3 सवाल आपके बन सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।